नमस्कार, दोपहर दमदार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां देश का नाम इंडिया से भारत करने का प्रस्ताव लाया गया है। केंद्र सरकार ये प्रस्ताव ला सकती है। बता दें कि स्पेशल सेशन में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। इससे पहले भी आप देखिए, इंडिया का नाम भारत करने को लेकर पहले भी कई नेताओं ने अपना पक्ष रखा था, और अब ऐसे में ये बात सामने आई है कि जल्द ही केंद्र सरकार ये प्रस्ताव ला सकती है। स्पेशल सेशन में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है, यानी हमारे देश का नाम इंडिया से भारत करने का प्रस्ताव ये जल्द से जल्द लाया जा सकता है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अनूप गुप्ता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं दिल्ली से। उनका रुख कर लेते हैं। अनूप, लगातार इस पर डिबेट होती नजर आ रही है कि आखिर भारत का नाम भारत ही रहने दिया जाए, इंडिया जो कि अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है, इस नाम को खत्म किया जाए। और अब देखा जा रहा है कि जल्द ही केंद्र सरकार भी ऐसा प्रस्ताव ला सकती है। अनूप, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है। देखिए, जो आने वाले वक्त में जो स्पेशल सेशन केंद्र सरकार ने बुलाया है, उसमें एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया जाना है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक अमृत काल में भारत सरकार गुलामी की सारी जो प्रतीक है उससे देश को इजाद दिलाना चाहती है। और इसी क्रम में जो इंडिया नाम है, जो अभी देश का नाम इंडिया है, संभावना है कि इस पर सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां ईडी आज 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। एएसआई सहित 4 आरोपियों की रिमांड आज खत्म हो रही है, जिसके चलते आज चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। महादेव ऐप सट्टा मामले में ईडी ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की थी, जिसमें एएसआई चंद्रभूषण वर्मा सहित 4 आरोपियों के नाम सामने आए थे। और अब आप देखिए, इनसे लगातार पूछताछ हो रही थी, स्पेशल रिमांड पर ये थे, और आज ईडी ने कोर्ट में भी पेश करने जा रही है। अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। युगल, लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई चल रही है, कई तरह के खुलासे हो रहे हैं, और आज आरोपियों को कोर्ट ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल शुभांगी, जिस तरह से ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को महादेव सट्टा ऐप के मामले में गिरफ्तार किया था, और जो न्यायिक जो रिमांड लेकर के उनसे पूछताछ भी की थी, ये दूसरा रिमांड है। रिमांड की अवधि 6 दिन इससे पहले ली गई थी, और आज वो अवधि मंगलवार को आज खत्म हो रही है। ऐसे में ईडी लगभग 3 बजे कोर्ट में, विशेष जो न्यायालय है ईडी की, तो वहां पर उसे पेश करेंगे। और उसके बाद हो सकता है कि फिर से रिमांड वो ले, क्योंकि अभी जो जानकारियां आ रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि बीते दिनों फिर से इनकी रिमांड लेने के बाद कुछ स्थानों पर दबिश ईडी ने दी थी। हालांकि किसी तरह के ईडी ने जो छापे की जानकारियां सार्वजनिक तो नहीं की है, लेकिन ये जानकारी मिल रही थी कि फिर से दबिश दी गई है, कुछ इनपुट्स मिले थे, तो और इनपुट ले करके ईडी फिर से कार्रवाई कर सकती है, ऐसी जानकारी आ रही है, और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। युगल, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे। मुख्यमंत्री के करीबियों पर भी कार्रवाई ईडी कर रही थी, उससे जुड़ा कोई अपडेट अगर आपके पास? ये शुभांगी, देखिए, इससे पहले भी जो कार्रवाई ईडी है वो लगातार करती रही है, और हालांकि ईडी ने एक प्रेस नोट जारी भी किया था, और महादेव सट्टा ऐप के मामले पर उनके जो सलाहकार हैं विनोद वर्मा, उनसे भी पूछताछ की थी, और कोर्ट में भी वो जो ईडी के दफ्तर पर रायपुर में, वहां पर भी बुलाया गया था। फिलहाल अभी ऐसी कोई ऐसी जानकारियां नहीं है। फिलहाल आज 4 आरोपियों की जो रिमांड की अवधि है वो खत्म हो रही है। चलिए, शुक्रिया युगल तमाम बातचीत के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां डबरा में जीजा ने साली को गोली मार दी। गोली लगने से बताया जा रहा है कि साले जितेंद्र बघेल की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या का कारण अज्ञात है। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक जीजा ने अपने साले की हत्या की है, किन कारणों के चलते उसने किया है,
ये जानने की कोशिश करते हैं। संवाददाता सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, किन कारणों के चलते जीजा साले में विवाद हो गया और साले की हत्या हो गई? ग्वालियर जिले के डबरा थाना क्षेत्र की घटना है और यहाँ रहने वाली जो एक युवती है वो अपने मायके आई थी राखी करने के बाद, और उसी दौरान जितेंद्र बघेल नाम का ये उसका भाई है, ये भी घर में मौजूद था। और उसी दौरान उसका पति जो बीरबल है वो आया और पति जो है पत्नी के साथ मारपीट करने लगा था। और यही वजह है कि जब मारपीट करने से भाई ने अपने जीजा को रोका तो उससे वो नाराज हो गया और उसके बाद जो है कहासुनी का विवाद जो है मरने मारने तक पहुंच गया। बीरबल ने गोली जो है मारी, जिससे साले जितेंद्र बघेल की मौके पर ही मौत हो गई सीने में गोली लगने से। और बात यही सामने आई है इसमें कि जो पारिवारिक विवाद था, बहन और जीजा का विवाद था, उसमें बीच बचाव करने में जितेंद्र के ऊपर गुस्सा होकर जीजा बीरबल ने गोली चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने जो है इस मामले में केस दर्ज कर लिया। आरोपी जो बीरबल है, जो जीजा है, वो फरार हो गया, शीतलपुर गांव का है। तो पुलिस अब उसकी तलाश में दबिश भी दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंदौर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां नाबालिग से गैंगरेप मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस ने यह खुलासा किया है, नाबालिग के साथ रेप हुआ था। 2 आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नाबालिग के साथ रेप हुआ था। 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को और मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिल रही थी कि उसके गैंगरेप के बारे में जानकारी मिल रही थी, जो कि अभी सही नहीं पाई गई है। इसमें पूरा मामला आपराधिक षड्यंत्र और बलात्कार का सामने आया है, जिसे पीड़िता के बयानों के बेसिस पे। तो पीड़िता के बयानों के बेसिस पे अभी इसमें आपराधिक षड्यंत्र और बलात्कार इसके तहत अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। इसमें जो आरोपी पहले जिनके नाम आ रहे थे वो आरोपी इसमें नहीं है, इसमें भिन्न आरोपी हैं। उनके खिलाफ पुलिस जो है अपराध पंजीबद्ध कर रही है और उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है वो करके अग्रिम विवेचना वो की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सागर से खबर आपको बताते हैं, जहां 2 बच्चों के साथ महिला का कुएं में शव मिला है। कैंट थाना क्षेत्र के भगवानगंज इलाके की ये घटना बताई जा रही है। एक कुएं में महिला और उसके 2 बच्चों के शव मिले हैं। मृतकों की पहचान तुलसी नगर निवासी हुई है और हेमलता बताई जा रही है मृतक महिला। मासूम स्नेहा, जिसकी उम्र 7 वर्ष, और चिराग 5 वर्ष, इनके भी शव कुएं से मिले हैं। महिला के साथ दोनों बच्चों के शव मिले हैं और अब पुलिस मौके पर पहुंची है, जिसके बाद मामले की जांच की जा रही है। शवों को कुएं से बाहर निकाल लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल हत्या है या आत्महत्या है, कारण अज्ञात है, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। तो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज मंडला और श्योपुर जिले से शुरू होगी। इस यात्रा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और वहीं आपको यह भी बता दें कि मंडला में मुख्य कार्यक्रम महात्मा गांधी स्टेडियम में होगा। इस कार्यक्रम में बीजेपी के आला नेता शामिल होंगे। 3 सितंबर से बीजेपी 5 अलग अलग संभागों से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर रही है। और ये भी आपको बता दें कि कल नीमच में राजनाथ सिंह ने जन आशीर्वाद रथ को रवाना किया था। तो जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता का आशीर्वाद पाने के लिए बीजेपी अलग अलग शहरों से इस यात्रा को निकाल रही है। आज मंडला और श्योपुर से जब ये यात्रा निकल जाएगी तो कुल मिलाकर 4 यात्राओं को रवाना कर दिया होगा बीजेपी ने। और कल का दिन रहेगा जब आखिरी यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। मंत्री नितिन गडकरी इस यात्रा को कल हरी झंडी दिखाएंगे। तो देखिए, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का क्या मकसद है, यह हम आपको समय समय पर बता ही रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि जनता के बीच पहुंचकर जनता का आशीर्वाद तो लेना ही है, साथ ही साथ जनता को यह भी बताना है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने समय समय पर जनता के लिए, जनता के हित के लिए किन किन योजनाओं को लाया है और उससे कितना फायदा जनता को मिल रहा है।
खास करके बीजेपी ने उन 5 संभागों को चुना है जहां पर यह यात्रा निकाली जा रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं चुनाव की दृष्टि से। इससे पहले जब चुनाव हुए थे तो सीएम शिवराज सिंह चौहान अकेले इस यात्रा को लेकर निकले थे, लेकिन इस बार अलग अलग नेताओं ने इसकी जिम्मेदारी ली है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र श्योपुर से लाइव जुड़ गए हैं, वहीं मंडला से हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव लाइव जुड़ गए हैं। दोनों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। श्योपुर की बात की जाए तो यहां पर कुछ ही देर बाद यात्रा को रवाना करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अगर माहौल की बात करूं तो ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका जुटने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कल से ही श्योपुर में डेरा जमाए हुए और कल उन्होंने दिन भर जो है आसपास के इलाकों का दौरा किया और अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। और बताया जा रहा है कि लगभग 50,000 के लोग आसपास जो लोग हैं वो उनके कार्यक्रम स्थल जो सभा स्थल है वहां पर पहुंचेंगे। लगभग तकरीबन 4:30 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचेंगे और उनके साथ मध्य प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम जो नेता हैं वो आज मंच पर नजर आएंगे। ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों सहित रायसेन और विदिशा की सीटों को मिलाकर अगर देखें तो ये यात्रा क्रमांक 5 जो है वो 10 जिलों के 44 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। तो ये बहुत लंबी यात्रा है। ग्वालियर चंबल संभाग के सभी 34 जिले, माफ कीजिए 34 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनको सबको ये कवर करते हुए आगे बढ़ेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण यात्रा ये बीजेपी के लिए मानी जा रही है। जिस तरीके से इस यात्रा के माध्यम से जो गरीब कल्याण के काम बीजेपी ने किए हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम जो है किया जा रहा है, क्योंकि जो रथ बनाए गए उस पर भी गरीब कल्याण का स्लोगन दिया है। अगर आप कार्यक्रम स्थल के आसपास भी देखें तो तमाम जो पोस्टर्स लगाए गए हैं वो सरकार की योजनाओं से संबंधित लगाए गए हैं। खासकर उसमें लाडली बहना हो या फिर युवा उद्यमी योजना या फिर जो बच्चों को स्कूटी देने का हो, लैपटॉप देने को, इस तरह की जो योजनाएं हैं, जो महत्वाकांक्षी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की है उनको बताया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है गरीब कल्याण के लिए जो काम किए उस सबको बताना है और जनता का आशीर्वाद लेना है। लगातार जो है तमाम जो दिग्गज हैं बीजेपी के वो मैदान में हैं। जिस तरीके से कल नीमच से राजनाथ सिंह, उसके पहले जेपी नड्डा ने चित्रकूट से यात्रा को आरंभ किया था और आज केंद्रीय गृह मंत्री मंडला और जो श्योपुर से यात्रा को रवाना करेंगे और कल जो है वो आखिरी यात्रा कल रवाना होगी। जी बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र आपने। और कुल मिलाकर ये कहा जाए चंबल में तो तैयारियां पूरी हैं। हमारे साथ अनुराग भी जुड़े हुए हैं। जबलपुर संभाग में आज मंडला से इस यात्रा की शुरुआत होगी। अनुराग, आप तो कार्यक्रम स्थल पे ही मुझे नजर आ रहे हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? कितना उत्साह लोगों में? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए मौजूद उत्साह आपको नजर आएगा कि किस तरीके से महाकौशल में कुछ ही देर के बाद अमित शाह केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और मैं पीछे तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पूरी तरीके से भगवा टोपी में जो है लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पूरा पंडाल आप देख सकते हैं बीजेपी मय हुआ है, यानी भगवा मय के साथ भाजपा मय यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण है कि महाकौशल का इलाका और सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी इलाका मंडला से जो है जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री अमित शाह करने वाले और ये इलाका आदिवासी बाहुल इलाका है। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो 2018 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आए थे, लेकिन अब जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी हर एक घर तक पहुंचने की कोशिश में है, हर एक परिवार तक पहुंचने की कोशिश में। और यदि इस यात्रा का मैं जिक्र करूं तो 10 जिलों के 45 विधानसभा सीटों को ये यात्रा कवर करेगी, वहां तक लोगों तक पहुंचेगी और ये बताने का काम करेगी कि बीजेपी की सरकार, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार, उसकी कौन सी योजनाएं, उनका लाभ कैसे लोगों तक पहुंचा है उसकी जानकारी दी जाएगी। और साथ ही 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार रही है उसकी विफलता गिनाने का भी काम किया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण शुभांगी के आदिवासी इलाका है, आदिवासियों पर खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह की नजर है। इससे पहले 2021 में जबलपुर आए थे अमित शाह, तब रघुनाथ शाह, शंकर शाह के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और यही दूसरा जो कार्यक्रम है मंडला में है केंद्रीय मंत्री अमित शाह का। यानी कि अंदाजा लगाइए कि जो आदिवासी वोट 2018 में छिटककर कांग्रेस के पास चला गया था, उसी वोट पर यहाँ पर जो है अमित शाह की नजर है और उसी पर लगातार वो फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। वो मंच की यदि मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर भी आपको जो शहीद हैं शंकर शाह, रघुनाथ शाह, उनके तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई है। यानी कि पूरा का पूरा कार्यक्रम आदिवासी बेल्ट में अपनी पहुंच को
बढ़ाने को लेकर है। और आज जब अमित शाह यहाँ पर मौजूद रहेंगे तो वो बताएंगे कि कैसे केंद्र और राज्य सरकार की आदिवासी हितैषी योजनाओं को लागू किया गया है। तो एक बड़े वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। महाकोशल के अलावा विंध्य इलाके तक भी बड़ा संदेश पहुंचाने की कोशिश है। तो दो बड़े क्षेत्रों को कवर करने की तैयारी में बीजेपी है और यही वजह है कि आज एक बड़े कार्यक्रम जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जा रही है, जो कि महाकोशल के अलग अलग इलाकों से होते हुए मंडला, जबलपुर के ग्रामीण इलाकों से होते हुए, सिवनी होते हुए ये सागर तक पहुंचेगी और 25 सितंबर को इसका समापन भोपाल में किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का उत्साह देख सकते हैं। जबलपुर केंद्रीय मंत्री अमित शाह मंडला के लिए रवाना हुए और कुछ ही देर के बाद वो यहाँ मंच पर मौजूद होंगे। बिल्कुल अनुराग, तस्वीरें तो हमने देखी हैं और जैसा कि आपने जिक्र किया, आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए जो पिछले बार बीजेपी को उस लेवल में नहीं मिल पाया था जिसमें बीजेपी ने उम्मीदें लगा रखी थी। और कुल मिलाकर यह भी कहा जाए कि जैसा आपने तस्वीरों में बताया कि यहां पर क्षेत्रीय जो नेता है, क्षेत्रीय नेताओं की पकड़ की तो बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि उस पकड़ को मजबूत बनाया जा सके, लेकिन जब केंद्रीय स्तर के नेता यहां पहुंच रहे हैं तो क्या उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है? शुभांगी, देखिए साफ तौर पर, क्योंकि 2023 के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव भी है और बीजेपी इसी कोशिश में है कि एक साथ दोनों चुनाव को लेकर जो अपनी जमीन है उसको और मजबूत किया जाए। और खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर पिछली बार बीजेपी कमजोर साबित हुई थी, वहां पर कैसे मजबूत होगी उसको लेकर यहां पर भाजपा की कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये जो कार्यक्रम है, ये साफ तौर पर इसको बताता है कि केंद्र की नजर मध्य प्रदेश के वोट बैंक पर है। मध्य प्रदेश की विधानसभा के साथ लोकसभा सीटों पर बीजेपी की खास नजर है और यही वजह है कि 5 इस बार। बिल्कुल, आप दोनों नजरें बनाए रहिए अनुराग और शैलेंद्र, आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर ये कहा जाए, बीजेपी ने इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से उन सभी जगहों को साधने की कोशिश की है जहां पर उसको अपना पलड़ा कमजोर नजर आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।